हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जब से ऑर्डर पब्लिश हुआ कल से ही उसका ऑपरेटिव पार्ट सुनाया गया, तब से अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आने लगे थे 1997 पर जब मुहर लग गई कि आखिरकार संशोधित उत्तर कुंजी में कितने अंक बढ़ेंगे। खासी समस्या उन अभ्यर्थियों के साथ है जो 1997 क्वालिफाइंग मार्क्स के बॉर्डर लाइन पर हैं, और ऐसे अभ्यर्थियों की चिंता भी जायज़ है, क्योंकि 1 या 2 नंबर से उनके भविष्य की जो आधारशिला है वो रखी जानी है। उनका भविष्य पूरी तरीके से निर्भर है। तो बहुप्रतीक्षित वीडियो का इंतज़ार खत्म हो चुका है, क्योंकि इधर क्या हुआ, बहुत सारी वीडियोस कल भी हमने अपलोड करी, 12 से 13 वीडियो, और आज भी लगातार वीडियो अपलोड ही कर रहे हैं। एक के बाद एक मैटर्स निकलते चले आते हैं, तो उन मैटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी के तहत हम वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, ऑर्डर का भी विश्लेषण करना बाकी है। ऑपरेटिव पार्ट का हमने विश्लेषण कर दिया है, लेकिन उसकी कंप्लीट एनालिसिस अभी आपको देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन ये है कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी कि संशोधित उत्तर कुंजी में आखिरकार कितने अंक बढ़ेंगे। तो आपका इंतज़ार खत्म है, हम चर्चा करेंगे। और देखिए, 4 से 5 प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा विवाद गहराया है और उन पर नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म की तरफ से, एजुकेशन मंत्रा टीम की तरफ से हमेशा रियल और ऑथेंटिक तरीके से चीज़ों को परोसा गया है, बताया गया है, समझाया गया है, और उसी के आधार पर कार्य भी करते आए हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो कितने अंकों पर फाइनली मुहर लगेगी पीएनकी की तरफ से, यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी में कितने अंक एकदम 100% श्योर हैं कि बढ़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। और फिर जिनमें थोड़ा सा कम गुंजाइश है उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को नज़र के ऊपर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा विवाद का प्रश्न रहा है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। देखिए, परिवार का उपभोग व्यय और प्रति व्यक्ति आय, इन पर दोनों पर कॉमन जो है विवाद है, बहुत ज़्यादा विवाद है। बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस लेकर अभ्यर्थियों ने बताया कि परिवार का उपभोग व्यय होना चाहिए, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। तो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक उम्मीद है कि इसमें कॉमन अंक मिल सकता है। अब देखिए, कॉमन अंक के लिए क्या है कि अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहते हैं कि हो सकता है ए या बी दोनों को, ऑप्शन को सही मान लिया जाए, यानी कि 1 और 2 दोनों को। तो ऐसे में क्या होगा, इसका एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। चूंकि यूपी टेट में बहुत सारे अभ्यर्थी देख भी चुके हैं कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को करेक्ट माना गया और उसमें कॉमन अंक सबको नहीं दिए गए। तो ये एक विवाद का विषय रहा, और उसकी जो संबंधित याचिकाएं हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इसकी संबंधित खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट में लंबित भी हैं। तो उन पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन इसके पहले कई सारे ऐसे जजमेंट ऑर्डर हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी को जब ये छूट नहीं दी जाती है कि किसी एक प्रश्न, जब मल्टीपल चॉइस टाइप का कोई एग्जामिनेशन हो, तो किसी एक प्रश्न पर 2 ऑप्शन को वो ऑप्ट नहीं कर सकता है, उसको ये लिबर्टी नहीं दी जाती है। तो आखिरकार आयोग को ऐसी लिबर्टी क्यों दी जाएगी कि वो एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को सही कर दे और उसके आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करें। और ये सरासर गलत भी है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग भी एकदम गलत है। कुल मिलाकर ये होना चाहिए कि अगर किसी प्रश्न पर विवाद है, 2 से या 2 से अधिक विकल्प सही हैं, तो उसमें सभी को कॉमन अंक दिए जाने चाहिए। दैट्स फाइनल। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 अंक की उम्मीद इस प्रश्न से बनती है, और जो उम्मीद है वो 40 से 50% के बीच हम लेके चलेंगे। देखिए, 100% नहीं है, लेकिन इसमें 40 से 50% की उम्मीद है कि इस पर 1 अंक कॉमन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का विवाद रहा है कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आए थे। लेकिन देखिए, और इस पर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन फाइनली इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पीएनपी के द्वारा सही करार दिया गया था, और यही इसका सही जवाब भी होगा। आपको
स्थायी और अस्थायी के तौर पर कुछ नहीं पूछा गया था, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था। और जहां तक हमें लगता है कि पीएनपी इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाली है, तो इस पर आप कॉमन अंक की उम्मीद छोड़ सकते हैं, इस पर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ने और लिखने की अक्षमता। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो उम्मीद की किरण है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया दो में से किसी एक ऑप्शन को चुना है। क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता होती है, पढ़ने लिखने दोनों की अक्षमता इसमें पूछा गया है, तो डिस्प्रैक्सिया भी हो सकता है। तो इस वजह से इसमें कॉमन क्वेश्चन के तहत कॉमन अंक दिए जाने चाहिए। एक अंक हम यहाँ से देंगे कि इसमें मिलना चाहिए, एक अंक अभ्यर्थियों को, तो 2 ये कॉमन अंक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त शिक्षकों का। देखिए एसएन मुखर्जी वाला ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहा, अभ्यर्थियों ने इसके लिए बहुत सारे साक्ष्य निकाले। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से एक साक्ष्य दिया था किताब का, उसमें डिट्टो जो इंग्लिश का अगर वर्जन देखें तो देखिए कोई भी अगर परिभाषा रहती है, डेफिनेशन है, तो वो डिट्टो होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड मिलनी चाहिए। लेकिन इस शैक्षिक डेफिनेशन में ऐसी चीज़ नहीं देखी गई थी। एसएन मुखर्जी इसका सही माना जाना चाहिए, लेकिन वेलफोर ग्राह इसको सही माना गया। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, लेकिन हमें नहीं लगता है पीएनपी इसमें कोई करेक्शन करने वाली है। उसने थोड़ा सा इसको कॉमन तरीके से ट्रीट करते हुए इस पर क्या कर दिया है कि इसको सही मान लिया है। और एसएन मुखर्जी वाले में अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी, इसमें आप कॉमन अंक की उम्मीद छोड़ दें, इसमें नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई करेक्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंघा। देखिए इस प्रश्न को लेकर भी बहुत विवाद गहराया, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की, और जहां तक इसमें विवाद है, लेकिन पीएनपी इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इसमें भी आपकी उम्मीद को थोड़ा सा बट्टा लगने वाला है, इसमें भी कॉमन अंक हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक नहीं 200 नहीं 500% श्योर है कि कॉमन अंक सबको मिलेगा, क्योंकि टीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ दोनों में सही माना गया है, तो इस वजह से इसको मत्स्येंद्र गोरख दोनों सही मान के इसको कॉमन अंक दिया जाना चाहिए, और सबको एक अंक कॉमन मिलने चाहिए भाई, हमारे अकॉर्डिंग भी मिलने चाहिए और मिलेगा, इसमें निश्चिंत रहें। तो 2 कॉमन अंक पर 100% मुहर है, एक नाथ पंथ वाला है और एक प्रति व्यक्ति आय वाला। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने खुर्जा को सही माना गया है, तो कई ने फिरोजाबाद, कुछ ने इसमें ये कहा है कि ये है ही नहीं खुर्जा में, तो इस पर भी लगता है पीएनपी के द्वारा कोई बदलाव संभव नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो नाथ पंथ वाले में 1 नंबर, फिर इसके बाद देखते जाएं पढ़ने लिखने की अक्षमता में 1 नंबर, 2 नंबर, और इसके बाद यहाँ पर आपके ये गरीबी के आकलन वाले में 1 नंबर, 3 नंबर। तो अगर मैक्सिमम देखेंगे 100% तो 2 अंक आपके कॉमन रहने वाले हैं, 2 अंक कॉमन, और एक क्वेश्चन पर 50-50 की गुंजाइश है इस वाले में, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 आपके कॉमन अंक मिलेंगे संभवतः हमारे अकॉर्डिंग, 2 से 3 अंक ही। और देखिए पीएनपी का इतिहास भी रहा है कि कॉमन अंक के सिलसिले में इन्होंने 1 से 2 अंक में ही समझौता किया है, फिर चाहे भले ही कोर्ट की दहलीज में मामला पहुंचा हो, वहां से भी तामझाम हुआ हो। देखिए यूपी टेट 2017 वाला विवाद, पहले सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, 14 क्वेश्चन, फिर सुप्रीम कोर्ट से रीडायरेक्ट, फिर इसके बाद डिवीज़न बेंच, तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं। लेकिन क्या है, पीएनपी ने 1 से 2 अंक पर ही समझौता किया था, तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं आप कि 2 से 3 अंक यही प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कॉमन मिलेंगे, और इस कन्फ्यूजन से आप लोग दूर रहिए कि कॉमन अंक के मामले में एक प्रश्न के 2 विकल्प दिए जाएंगे। पीएनपी हमें नहीं लगता ऐसी गलती करेगी, और इसके पहले पीएनपी को अभ्यर्थियों के जो साक्ष्य दिए गए उनके आधार पर आकलन करके, या जो विवाद हैं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं उनके आधार पर भी एनालाइज चीज़ों को करना चाहिए कि किस प्रकार से क्या चीज़ें घटित हुई हैं, और उस आधार पर सभी को भाई अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दे दीजिए, सबको 1-1 नंबर, क्या विवाद बढ़ाना है। और अगर फिर विवाद बढ़ेगा, इसमें कॉमन अंक नहीं मिलेगा, तो हाई कोर्ट मैटर जाना ही है, फिर वहाँ से कॉमन अंक मिलना तो तय ही है।
तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी उम्मीदें हैं 2 से 3 मार्क्स कॉमन मिलने की, और देखते हैं पीएनपी के द्वारा 2 से 3 दिन के अंदर संशोधित उत्तर कुंजी आती ही होगी। तो तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, ऑफिशियल नहीं है ये, पूर्णतः अनुमानों पर आधारित है, या बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ या साक्ष्य, उनके आधार पर आकलन करके ये चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई गई हैं कि इतने अंक ही कॉमन मिल सकते हैं। हालांकि देखिए क्या है, अभ्यर्थियों ने 140 प्रश्नों पर विवाद किया था, 140 क्या 148 तक आंकड़ा पहुंचा था। तो विवाद करने की अलग बात है, आपत्तियां डालने की अलग बात है, लेकिन अगर ग्राउंड्स लेवल पर बात करें तो यही 2 से 3 प्रश्न हैं जिन पर कॉमन अंक बढ़ सकते हैं। तो बॉर्डर लाइन पर जो होंगे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, 2 से 3 अंक कॉमन अंक पा करके आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और किस प्रकार से कैसे वीडियो होंगे, कुछ आपकी जो आपत्तियां आ रही हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से रख दें, उन पर भी हम वीडियोस प्रिपेयर करेंगे और समय रहते आपको उपलब्ध भी करवा देंगे। तो टिल देन टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।